हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आयंश स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। तो दोस्तों, हमने चालू की थी अभी 1-2 सप्ताह पहले वर्ग 2 की क्लास। तो वर्ग 2 में अपन पॉलिटिकल पढ़ रहे थे दोस्तों। सब्जेक्ट था हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंतर्गत हम पॉलिटिकल पढ़ रहे थे। तो आइए आज अपन एमसीक्यू करेंगे। तो एमसीक्यू का टॉपिक रहेगा दोस्तों केंद्रीय कार्यपालिका। तो ये दोस्तों आज की जो क्लास है तो सीटीटी के एग्जाम के लिए वर्ग 2 सोशल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों वर्ग 2 में सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल में टॉपिक रहेगा आज का केंद्रीय कार्यपालिका का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया? कब कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 1975, ऑप्शन नंबर बी है 1971, ऑप्शन नंबर सी है 1984, ऑप्शन नंबर डी है 1977। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1977। देखिए दोस्तों, भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को क्या कहते हैं, किसका दर्जा दिया जाता है दोस्तों? तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? तो 1977 में दिया गया था। और यह निर्णय उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? याद रखिए, उस टाइम कैबिनेट मंत्री का दर्जा जब दिया था विपक्ष के नेता को, उस टाइम प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो मोरारजी देसाई के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, याद रखिए। और जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी उसमें क्या था, विपक्ष को क्या संसद में अधिक सम्मान और अधिकार मिला था। विपक्ष के नेता को जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब विपक्ष के नेता को अधिक सम्मान मिला था। ठीक है, उसी टाइम सम्मान और अधिकार मिला था। ठीक है, आ गया समझ में? किसके द्वारा? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा में लोकसभा से होते हैं? किस समिति के सदस्य लोकसभा से होते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक उपकरण समिति, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति आपने पढ़ा होगा। प्राक्कलन समिति में भारतीय संसद की क्या होती है दोस्तों? तो सबसे बड़ी पहली समिति होती है। कौन सी? प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य रहते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। और यह सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा के। देखिए, प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य कहाँ के होते हैं? तो 30 सदस्य दोस्तों लोकसभा के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका चुनाव कैसा होता है दोस्तों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी ने मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। मतलब दोनों के आधार पर किया जाता है। किसके? लोकसभा में प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य होते उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के भी प्रणाली के द्वारा होता है और एकल प्रणाली है मत के भी आधार पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। किसमें निहित है पूछ रहा है, किसके पास निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी है संसद के पास, या ऑप्शन नंबर सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर विधि आयोग के पास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संसद के पास। ठीक है, देखिए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ाने का अधिकार है तो किसको है? संसद के पास। याद रखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किससे प्राप्त है दोस्तों? तो संसद को प्राप्त है। और यह कौन से अनुच्छेद द्वारा है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 कोष्टक में ये 124(1) के तहत है। ठीक है, 124(1) के तहत किसे प्राप्त है? संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाता है। संसद क्या कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करता है? विधायी प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लेता है। तो कौन विधायी प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लेता है दोस्तों? तो संसद। ठीक है, और यह आर्टिकल किसमें? 124 फर्स्ट में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? किस पर महाभियोग चलाया जाता है? तो आर्टिकल 61, अनुच्छेद 356 बी, और ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर डी है
अनुच्छेद 76। तो इसका आंसर होगा दोस्तों महाभियोग कौन से में है? ऑप्शन नंबर ये, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, हमने पूरे समझा दिए थे। पकाने काया दुयो दशम, जिसमें प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल, पद, शपथ, ठीक है, दोबारा निर्वाचन, महाभियोग, ये सब पूरे आर्टिकल पढ़ा दिए थे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के माध्यम से मध्य गतिरोध हो तो दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो निम्न में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कराता है? कौन कराता है देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, मान लो यदि संसद के दोनों सदनों में लोकसभा या राज्यसभा, मान लो संसद के दो सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनके मध्य क्या होता है, किसी भी विधेयक को लेकर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो क्या उत्पन्न होता है, उनके बीच गतिरोध उत्पन्न होता है। तो संयुक्त संघ की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, न कि राज्यसभा के स्पीकर करती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक तो होती है, लेकिन उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा के स्पीकर द्वारा। और यह प्रक्रिया संविधान में मतलब 108 के तहत, ठीक है, इसकी बैठक आहूत की जाती है। मतलब इसकी बैठक को बुलाया जाता है, आहूत करना यानी बैठक बुलाना। ठीक है, तो अनुच्छेद कितना रहता है इसमें? 108 के द्वारा सदस्य की बैठक बुलाया जाता है। कहां पर? संसद में। ठीक है, आहूत किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी है संसद के किसी भी सदन में, और ऑप्शन नंबर सी है संसद के संयुक्त बैठक में, और ऑप्शन नंबर डी है केवल राज्यसभा में। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। ठीक है, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के जो हटाने का प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 67B में, अनुच्छेद 67B में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 67B आ गया इतना समझ में? तो अनुच्छेद 67B में राष्ट्रपति को हटाने का पद है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने का अनुच्छेद है। किसमें? तो अनुच्छेद 67B में, याद रखिएगा, जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा की अनुमति द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का कार्य किसमें? अनुच्छेद 67B में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? लोक उपक्रम समिति, और ऑप्शन नंबर डी है याचिका समिति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो देखिए प्राक्कलन समिति क्या होती है? लोकसभा में संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। कौन सी समिति? तो प्राक्कलन समिति। और इस समिति का मुख्य कार्य क्या आता है दोस्तों? सरकार के बजट का मूल्यांकन करना। याद रखिए, लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य इस समिति में क्या होता है? तो सरकार की बजट का मूल्यांकन करना, याद रखिएगा। ठीक है, और यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा निर्देशित खर्च द्वारा संसद को स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप इस समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? भारत की सिंचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है। किसे होता है? भारत के राष्ट्रपति से, या भारत की संसद से, या भारत के प्रधानमंत्री से, या भारत के केंद्रीय मंत्री से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत की संसद से। भारत की संसद से। देखिए भारत की सिंचित निधि से उल्लेख किया गया, मतलब धन निकाल कहां से जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266। ठीक है, अनुच्छेद 266 फर्स्ट में आपने बहुत पहले से भी पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। सिंचित निधि से धन निकालने का आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 266, याद रखिएगा। ठीक है, यह निधि एक ऐसी निधि होती है जिसमें क्या करते हैं, यह सभी प्रकार की उधार ली जाती है और भुगतान जमा किए जाते हैं इसमें। ठीक है, और केवल किसके द्वारा होता है? तो यह केवल संसद के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 73, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 74, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 76। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 75। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 33, ऑप्शन नंबर सी है 31 और ऑप्शन नंबर डी है 26। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 33। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में होता है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के गठन का प्रावधान क्या होता है, तो अनुच्छेद 124 में होता है, फर्स्ट में होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 124 में के अनुसार मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, एक मुख्य और 7 अन्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। किसी शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 135 अनुच्छेद, अनुच्छेद बी ऑप्शन नंबर बी देखेंगे अनुच्छेद 136, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे अनुच्छेद 137 और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अनुच्छेद 138। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 137, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र किसे संबोधित करना पड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपना पद किसको त्यागेगा, ठीक है, या इस्तीफा किससे देगा, क्वेश्चन ये कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन नंबर डी है अध्यक्ष को। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, राष्ट्रपति अपना पद किसको त्यागता है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा यहाँ पे, क्या होगा, उपराष्ट्रपति। देखिए यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो या इस्तीफा देना हो तो किसे देगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, यह प्रक्रिया संविधान के तहत निर्धारित की गई है। संविधान में क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर बी है मंत्री विधि एवं न्याय को, ऑप्शन नंबर सी है भारत का महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत का महान्यायवादी को। ठीक है, यह संविधान के 5 और अनुच्छेद 76 के तहत आता है। महान्यायवादी कितने में है दोस्तों, अनुच्छेद 76 और भाग 5 में हमने समझाए थे आपको। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है। किसे प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए संसद को, ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होगा। देखिए भारत का जो संविधान होता है, संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होता है, तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। जैसे कि मान लो सर्वोच्च न्यायालय 1980 में स्पष्ट कर दिया था कि न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान की क्या है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान की बुनियादी विशिष्टता है। ठीक है, और इसे संविधान संशोधन के जरिए बदलने का अधिकार संसद को नहीं है, मतलब संसद नहीं बदल सकता। ठीक है, हो गया दोस्तों। और एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है, मतलब साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रदत्त विधायक, ऑप्शन नंबर बी है स्थगन प्रस्ताव,
ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न काल और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जीरो हावर मतलब शून्य काल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रदत्त विधा है। तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही। अपने भाई बहन को हमारी क्लास शेयर करिएगा दोस्तों। हम वर्ग 2 की ऐसी क्लास लाते रहेंगे, थ्योरिकल भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी लाते रहेंगे। वर्ग 2 सोशल साइंस के लिए हमारे चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों अपने भाई बहनों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि क्लास कैसी लगी, अच्छी नहीं भी लगी तो हमें कमेंट से करिएगा, समझ में नहीं भी आया हो आपको तो कमेंट से करिएगा। ठीक है, हम और भी अच्छी से अच्छी कंटेंट देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।